नमस्ते। एक मामूली सा सड़क छाप गुंडा दुनिया का सबसे वांटेड ग्लोबल टेररिस्ट आखिर कैसे बन गया? ये क्राइम, करप्शन और बदलते जियोपॉलिटिकल हालात की एक ऐसी कहानी है जो सच में चौंका देती है। कांस्टेबल सन टू स्मगलर कहानी 1970s के दशक में डोंगरी की सड़कों से शुरू होती है। यहाँ हमें एक बहुत ही प्रोफाउंड आयरनी देखने को मिलती है। सोचिए, एक तरफ थे इब्राहिम कास्कर, एक बेहद ईमानदार और उसूलों वाले पुलिस कांस्टेबल जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी एक पैसे की रिश्वत नहीं ली, और दूसरी तरफ उन्हीं का बेटा दाऊद, जिसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। वो उस वक्त के लोकल माफिया बॉसेस जैसे करीम लाला की पावर और उनकी आलीशान इंपोर्टेड गाड़ियों से पूरी तरह मेस्मराइज था। ईमानदारी की लेगेसी को छोड़कर उसने क्राइम का रास्ता चुन लिया। और इस सब का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये फिगर, 2 लाख रुपए। उन दिनों में 1970s के टाइम पर ये एक बहुत ही भारी रकम हुआ करती थी। दरअसल हुआ ये था कि एक कस्टम्स ऑफिसर ने करीम लाला के सिंडिकेट के सोने की एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ ली थी। उसके बाद उस ऑफिसर को किडनैप करके उस पर यह 2 लाख रुपए की रैंसम मांगी गई। करीम लाला के भांजे आलम ज़ेब ने एक खौफनाक धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो उसकी लाश के इतने टुकड़े होंगे कि बीवी भी नहीं पहचान पाएगी। अब यहां ट्विस्ट ये आया है कि इस रैंसम को सेफली कलेक्ट करने का टास्क दाऊद को दिया गया था। लेकिन यहां दाऊद की नीयत बिल्कुल बिगड़ गई। उसने इस रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास छुपा लिया और आलमजेब से सफेद झूठ बोल दिया। जब इस गद्दारी का सच सामने आया तो गैंग ने दाऊद को सबके सामने बुरी तरह पीटा और बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया। बस यही से नींव पड़ती है हमारे दूसरे सेक्शन की, बर्थ ऑफ डी कंपनी। हम कह सकते हैं कि इस एक बेइज्जती ने मुंबई के पावर डायनामिक्स हमेशा के लिए बदल दिए थे। इस टाइमलाइन से हम समझ सकते हैं कि अचानक से वायलेंस कितनी तेजी से बढ़ी। 1970s के पेटी क्राइम के बाद 1981 में जब राइवल पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई साबिर का खून किया तो उसके अंदर एक रूथलेस रिवेंज वॉर शुरू हो गई। इस एक घटना ने पूरे गैंग वॉर को अर्ली 1983 के गुजरात अरेस्ट और फिर आगे चलकर ओपनली कोर्टरूम असैसिनेशंस तक पहुंचा दिया। वो बदले के लिए कितना ब्रेजन और निडर हो चुका था, इसका एक शॉकिंग प्रूफ ये स्टेटमेंट है। अमीरजादा दाऊद भाई ने अपना आखिरी सलाम भेजा है। दाऊद ने क्या किया, एक बिल्कुल मासूम से दिखने वाले यंग कॉलेज बॉय डेविड परदेसी को हायर किया और उस लड़के ने एक भरे कोर्टरूम में सीधे जज के सामने अमीरजादा के सीने में गोलियां उतार दी। ये लिटरली सिस्टम और राइवल गैंग्स के लिए एक डायरेक्ट वार्निंग थी। अब ऐसी घटनाओं के बाद एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर सामने आता है। सोर्स मटेरियल बताता है कि उस दौर में जेल नॉट बेल के लूप होल का किस हद तक मिसयूज किया गया। यानी इतने संगीन जुर्म करने के बावजूद करप्ट ऑफिशियल्स की वजह से दाऊद को लगातार बेल मिल जाती थी। उसने समझ लिया था कि रूल्स को कैसे तोड़ना है और वो खुलेआम अपनी एक्सटॉर्शन रैकेट्स और धंधे को एक्सपैंड करता चला गया। चलिए अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, ब्लड ऑन मुंबई स्ट्रीट्स। जैसे जैसे डी कंपनी का एम्पायर बड़ा होता गया, टैक्टिक्स और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगी और सड़कें एक एक्चुअल वॉर जोन बन गई। दाऊद ने दूर बैठकर अपने ही मैनेजर रामा नाइक को रास्ते से हटाने के लिए कितना शातिर प्लान बनाया, उसे इस 3 स्टेप की डिसेप्शन से समझिए। पहले उसने पुलिस को रिश्वत देकर बाबू रेशम को लॉकअप में मरवाया। फिर इस मौत का इल्जाम एक इनोसेंट होटेलियर महेश धोलाकिया पर लगवा दिया और आखिर में रामा नाइक को ही उकसाया कि वो धोलाकिया को मार दे। जब रामा नाइक को इस पूरे मास्टर प्लान का पता चला तो उसने बगावत कर दी। इसी बगावत और रमा नाइक की मौत के बाद एंट्री होती है अरुण गावली की। गावली ने सीधे डी कंपनी से टकराने के लिए दगड़ी चौल को एक हैवी फोर्ट्रेस में बदल दिया। वहां उसने बेरोजगार युवाओं की भर्ती की, साउंड प्रूफ शूटिंग रेंजेस बनवाईं और उन्हें प्रॉपर मिलिट्री स्टाइल AK-47 ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। दोनों के बीच का खून खराबा अब बिल्कुल पीक पर था। और इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे हॉरिफाइंग नतीजा JJ हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां डी कंपनी के शूटर्स ने 400 गोलियां चलाईं। जी हां, 400 बुलेट्स। उन्होंने पूरी पुलिस सिक्योरिटी के अंदर घुसकर गौली के आदमी शैलेश हल्दांकर का कत्ल कर दिया। उस दिन हॉस्पिटल में मासूम लोग बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इन सब हालातों के बीच एक बड़ा दिलचस्प सवाल हम सबके दिमाग में आना चाहिए। एक इंसान जिसे ठीक से पढ़ना लिखना तक नहीं आता, जो देश से बाहर बैठा है, वो आखिर 5000 से ज्यादा गैंगस्टर्स का इतना बड़ा मल्टीनेशनल सिंडिकेट ऑपरेट कैसे कर रहा था? और इस सवाल का सॉलिड जवाब हमें मिलता है हमारे चौथे सेक्शन में, द दुबई एस्केप,
1985 में जब सुप्रीम कोर्ट का अरेस्ट वारंट उसके खिलाफ एग्जीक्यूट होने ही वाला था, दाऊद वहां से फरार हो गया और उसने अपना नया बेस दुबई को बनाया। उसका मैनेजमेंट स्टाइल बेसिकली दो बिल्कुल एक्सट्रीम हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ वो एक बहुत ही क्रूअल डिक्टेटर था, जहां एक छोटी सी गलती या किसी भी तरह की गद्दारी की सजा सीधे मौत होती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपने वफादार आदमियों के लिए वो एक जेनरस मसीहा की तरह बिहेव करता था। गैंग के किसी आदमी को गोली लगने पर उसके सारे मेडिकल बिल्स भरना, उसके फैमिली का पूरा खर्च उठाना, एक तरह से इस सीईओ स्टाइल लॉयल्टी प्रोग्राम ने ही उसके एम्पायर को खड़ा रखा था। दुबई में बैठकर उसने डी कंपनी को किसी स्ट्रीट गैंग की तरह नहीं, बल्कि एक मैसिव मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की तरह चलाया। इस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पर एक नज़र डालिए। शिपिंग, फूड प्रोसेसिंग, गारमेंट एक्सपोर्ट से लेकर बॉलीवुड फिल्म्स को फाइनेंस करना, रियल एस्टेट और ग्लोबल लेवल पर ड्रग्स और वेपन्स की ट्रैफिकिंग। उस वक्त के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और फिल्म स्टार्स तक दुबई में उसके दरबार में हाजिरी लगाने जाते थे। लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी और सबसे डार्क चैप्टर की तरफ। सेक्शन 5, फ्रॉम स्मगलर टू टेररिस्ट। ये वो पॉइंट है जहां से जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी हमेशा के लिए शिफ्ट होने वाली थी। इस टाइमलाइन से हम समझ सकते हैं कि दुबई एस्केप के बाद से आतंकवाद तक का रास्ता कितना डायरेक्ट था। सोर्स मटेरियल क्लियर करता है कि 1992 के बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद जो हालात बने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने उसे एक बहुत बड़े मौके की तरह देखा और सीधे दाऊद को लेवरेज के लिए अप्रोच किया। और उनके बीच हुई ये इनफेमसली डार्क ISI डील। ISI ने दाऊद को उसके क्राइम सिंडिकेट के लिए कंप्लीट प्रोटेक्शन देने का ऑफर दिया और इसके बदले में उन्हें इंडिया के अंदर भारी मात्रा में वेपन्स और RDX भेजने के लिए दाऊद का वो एस्टैब्लिश्ड स्मगलिंग नेटवर्क चाहिए था। दाऊद इस नापाक डील के लिए राजी हो गया। उस खतरनाक डील का नतीजा पूरी दुनिया ने 12 मार्च 1993 को देखा। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में लगातार 12 सीरियल ब्लास्ट्स हुए। इन धमाकों ने 250 से ज्यादा मासूम लोगों की जान ले ली और हजारों लोग हमेशा के लिए डिसेबल हो गए। बस इस एक घटना ने दाऊद को एक स्मगलर से इंडिया का सबसे वांटेड टेररिस्ट बना दिया और उसके अपने गैंग को ही अंदर खाने तोड़कर रख दिया। पर इन सबके बावजूद फिगर्स बहुत हैरान करने वाले हैं। अपना गैंग बांटने और एक मैसिव ग्लोबल मैन हंट का सामना करने के बाद भी सिर्फ 1995 तक आते आते इस ऑपरेशन का एनुअल टर्नओवर लगभग 2000 करोड़ रुपया आंका गया था। फाइनेंशियल पावर लगातार एक्सपेंड हो रही थी। तो सोर्स मटेरियल के अकॉर्डिंग आज प्रेजेंट डे स्टेटस क्या है? आज दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में पॉश क्लिफ्टन इलाके में भारी मिलिट्री बैकिंग के बीच छिपा हुआ है और वहीं से उसकी डी कंपनी आज भी ISI के इन डर्टी ऑपरेशंस के लिए फंडिंग का काम कर रही है। डोंगरी का वो छोटा गुंडा आज आतंक का एक ग्लोबल साया बन चुका है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत गहरा सवाल छूट जाता है जिसे हम सबको सोचना चाहिए। कैसे लोकल सिस्टम की इन छोटी खामियों, करप्शंस और इन लूप होल्स ने एक मामूली सड़क छाप क्रिमिनल को इतना बड़ा ग्लोबली प्रोटेक्टेड टेरर एसेट बनने का मौका दे दिया? ये लॉ और ऑर्डर पर सच में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। उम्मीद है इस सोर्स मटेरियल का ये एनालिसिस आप सबके लिए जानकारी से भरा रहा होगा।